हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एवेंजर्स एंड गेम। अगर आपने मेरी वीडियो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो पहले आप उसे देखिए, क्योंकि उसकी स्टोरी इससे पहले की है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो गाइस, ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग होती है। इस मूवी की शुरुआत में हमें यह देखने को मिलता है कि क्लिंट बार्टन, जो कि एवेंजर्स का ही एक मेंबर है, वो अपने घर में अपने परिवार के साथ होता है। और गाइस, ये वो वक्त होता है जब एवेंजर्स की लड़ाई थैनोस के साथ हो रही होती है। थैनोस, जो कि इस मूवी का मेन विलन है, जिसको 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से इस यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को ख़त्म करना होता है। थैनोस अपने मिशन में कामयाब होता है और वो 6 इन्फिनिटी स्टोन को अपने गॉन्टलेट में फिट करके चुटकी बजा देता है, जिससे कि गाइस इस यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन धूल में बन जाती है। यानी कि आधी पॉपुलेशन को थैनोस एक चुटकी में ख़त्म कर देता है। तो गाइस, उस समय क्लिंट यानी कि हॉकाई की फैमिली भी धूल बन जाती है। अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि जब सभी सुपर हीरोज़ थैनोस के साथ लड़ाई कर रहे थे तो क्लिंट अपने घर पे क्यों था। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस समय क्लिंट को एक सज़ा मिली थी, जो कि हाउस अरेस्ट की थी, जो कि हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखने को मिली थी। क्लिंट इस इंसिडेंट से इतना परेशान हो जाता है कि वह डिसाइड करता है कि वह इस दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं सबको ख़त्म कर देगा, क्योंकि गाइस उसे ये लगता है कि बहुत से बेकसूर लोग बिना वजह ही अपनी जान गंवा गए, जबकि मरना तो बुरे लोगों को चाहिए था। इसलिए क्लिंट अपना हॉकाई वाला कैरेक्टर छोड़कर एक नकाबपोश किलर बन जाता है, जिसका नाम रॉनिन होता है। अब रॉनिन, जो कि क्लिंट होता है, वो अलग अलग देशों में जाके दुनिया के जितने भी बुरे लोग हैं सबको मारना स्टार्ट कर देता है। अब स्टोरी आती है स्पेस में, जहां टोनी और नेबुला एक स्पेसशिप में होते हैं। इन्फिनिटी वॉर के एंड में जब थैनोस ने स्वाइप किया था, तब टोनी, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन और गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर टाइटन ग्रे पे मौजूद थे। उसमें टोनी और नेबुला को छोड़ के सभी धूल बन चुके थे। तो टोनी और नेबुला वापस अर्थ की तरफ आ रहे थे, लेकिन वो जिस स्पेसशिप में अर्थ की तरफ वापस आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था, क्योंकि लड़ाई में वो स्पेसशिप थोड़ा डैमेज हो गया था। इस वजह से उसकी रफ्तार बहुत स्लो थी। अब टोनी और नेबुला, जो कि 22 दिन से उस स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे थे स्पेस में, अब उनके पास खाना, पानी और ऑक्सीजन भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। टोनी जीने की उम्मीद छोड़ ही चुका था कि तभी वहाँ एंट्री होती है कैप्टन मार्वल की, जिसके पास ऐसी सुपरनेचुरल पावर होती है कि वह स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती है। इन्फिनिटी वॉर के लास्ट सीन में जब निक फ्यूरी धूल बनने ही वाला था, तब उस समय वह कैप्टन मार्वल को एक इमरजेंसी सिग्नल भेज चुका था, जिससे कि कैप्टन मार्वल अर्थ की तरफ वापस आ रही थी और रास्ते में उसे टोनी का स्पेसशिप दिख जाता है। इसलिए वो उस स्पेसशिप को उठाकर अर्थ पर वापस ले आई। जब कैप्टन मार्वल अर्थ पर आई, तब उसे थैनोस के बारे में पता चला कि कैसे उसने इस यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को सिर्फ एक चुटकी बजाकर ख़त्म कर दिया। फिर नेक्स्ट डे सब आपस में बैठे होते हैं और टोनी और कैप्टन अमेरिका के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद सभी को यह पता चलता है कि थैनोस ने 2 दिन पहले ही इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ किया है, क्योंकि जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तब उस टाइम एनर्जी की एक ऐसी वेव निकली थी जिससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। और ठीक वैसी ही एनर्जी वेव 2 दिन पहले देखने को मिली। उस एनर्जी वेव को ट्रैक करके सभी एवेंजर्स उसी प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां थैनोस होता है। वहां जाकर इनको पता चलता है कि थैनोस अब पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा, वह बहुत ज़्यादा बेजान हो चुका है। और तभी इनको पता चलता है कि थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अब नष्ट कर दिया होता है, क्योंकि कोई भी उनका दोबारा यूज़ करके फिर से सब कुछ पहले जैसा ना कर दे। यह देख थॉर गुस्से में आकर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से थैनोस का गला काट देता है।
गाइस सच में ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि अब सबको ये एहसास हो चुका है कि वो अपना पास्ट नहीं चेंज कर सकते। तो फ्रेंड्स, इसके बाद सभी उदास होकर अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाते हैं और अपने साथ बचे हुए एसगार्डियन को लेकर नॉर्वे में एक नया एसगार्ड बना लेता है। कैप्टन मार्वल भी पहले जैसे यूनिवर्स के बाकी प्लैनेट्स की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। ब्रूस बैनर भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसने अपने आप को हल्क से प्रोफेसर हल्क बना लिया होता है। टोनी अब पेपर पोट्स के साथ शादी करके अपनी एक अलग दुनिया में रह रहा होता है, जिसकी एक छोटी बेटी भी होती है जिसका नाम मॉर्गन होता है। कैप्टन अमेरिका ने एक सपोर्ट ग्रुप स्टार्ट किया होता है, जिससे वे बाकी बचे हुए लोगों को यह समझाते हैं कि जो हो गया उसे भूलकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करें। 5 साल पहले एंटमैन एंड द वॉस्प में एंटमैन पिम पार्टिकल्स लेने पहुंच गया था क्वांटम रियाम में, लेकिन उस समय थैनोस चुटकी बजा देता है, जिससे वह वहीं फंसा रह जाता है। गाइस, अब पूरे 5 साल बीत चुके होते हैं और तभी सैन फ्रांसिस्को में एक घटना घटती है। जिस लैब की मदद से वह क्वांटम रियाम में गया था वो एक वैन में थी, और तभी उस वैन में एक चूहा होता है जो कि उस मशीन को स्टार्ट कर देता है और एंटमैन दोबारा से वापस आ जाता है। दोस्तों, क्वांटम रियाम के रूल हमारी दुनिया से बहुत अलग होते हैं। क्वांटम रियाम के 5 घंटे हमारी दुनिया के 5 साल के बराबर होते हैं। इसलिए स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन को बिल्कुल पता नहीं होता कि यहाँ क्या हुआ है। पर जैसे ही स्कॉट लैंग अपने घर जाता है तब वह देखता है कि उसकी बेटी अब 5 साल बड़ी हो चुकी है। तो फ्रेंड, इससे वो समझ जाता है कि उसे उस क्वांटम रियाम में सिर्फ 5 घंटे हुए थे, पर इस दुनिया में अब बीत चुके हैं पूरे 5 साल। अब स्कॉट अपने बाकी साथियों के पास जाता है, यानी कैप्टन अमेरिका और नताशा के पास। स्कॉट उनको यह समझाता है कि उसने क्वांटम रियाम में 5 घंटे बिताए, जो कि इस दुनिया के 5 साल के बराबर हैं। तब वह उनको यह समझाता है कि क्यों ना हम पिम पार्टिकल्स की मदद से 5 साल पीछे जाकर सब ठीक कर दें। तब कैप्टन उसकी बात से सहमत होता है और वह तीनों जाते हैं टोनी के घर, और वह तीनों अब टोनी से मदद के लिए उसके घर चले जाते हैं। अब वह तीनों आ चुके हैं टोनी के घर उससे हेल्प लेने के लिए। टोनी अब अपनी फैमिली के साथ रहता है। तब स्कॉट टोनी को पूरा प्लान समझाता है, तो टोनी यह सुनकर उसको मना कर देता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं यह लगता है कि इस काम में बहुत रिस्क है, और अब टोनी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता जिससे कि उसकी फैमिली को किसी प्रॉब्लम में जाना पड़े। इसलिए इन सबको वहाँ से निराश होकर वापस आना पड़ता है। लेकिन अब जब टोनी ने इनकी हेल्प करने के लिए मना कर दिया होता है, इसलिए अब वह सभी जाते हैं प्रोफेसर हल्क के पास, और फाइनली प्रोफेसर हल्क एग्री हो जाता है उनकी मदद करने के लिए। अब ये सभी मिलकर टाइम मशीन पर काम शुरू करते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद भी हल्क द्वारा बनाई गई टाइम मशीन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती। लेकिन इधर टोनी ने अपना इरादा बदल लिया होता है और वह टाइम मशीन पर वर्क करने लग जाता है। टोनी फाइनली टाइम मशीन बना लेता है, लेकिन हल्क की लाख कोशिश के बाद भी उससे वो नहीं हो पाता जो वो चाहता है। इसलिए कैप्टन अमेरिका निराश होकर बाहर आ जाता है। तभी वहाँ टोनी आ जाता है और कैप्टन को यह बताता है कि उसने टाइम ट्रैवल करने का जीपीएस बना लिया है। और यहाँ टोनी कैप्टन को उसकी शील्ड भी वापस कर देता है, जो कि उसने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कैप्टन से छीन ली थी। अब सभी एवेंजर्स बाकी के टीम मेंबर्स को वापस लेने जाते हैं, जैसे कि नताशा जाती है क्लिंट के पास, जो कि इस समय टोक्यो में बुरे लोगों के साथ लड़ाई कर रहा होता है। हल्क और रॉकेट जाते हैं थॉर को लाने, जो कि होता है न्यू एसगार्ड में। लेकिन वहाँ जाकर हमें ये पता लगता है कि थॉर अब पहले से काफ़ी मोटा हो चुका है और उसे दारू की लत भी लग चुकी होती है। अब वक्त आता है टाइम मशीन की टेस्टिंग का। अब यहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि क्यों ना हम टाइम में पीछे जाकर बेबी थैनोस को ही मार दें, जिससे कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रोफेसर हल्क सबको ये बताते हैं कि पास्ट में कुछ भी चेंज करने से
प्रेजेंट या फ्यूचर में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उससे एक नई अल्टरनेट टाइमलाइन स्टार्ट हो जाती है और उस नई टाइमलाइन से हमारी रियलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए गाइस अब सभी ये डिसाइड करते हैं कि वह पास्ट में जाकर सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा करेंगे और उनको अपने टाइम में वापस लाकर उनका यूज़ करेंगे। अब टाइम मशीन की टेस्टिंग के लिए क्लिंट को पास्ट में भेजा जाता है और वो उसी टाइम पे जाता है जब उसका परिवार ज़िंदा होता है। गाइस इससे हमें ये पता लगता है टाइम मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है। इसके बाद सभी एवेंजर्स ग्रुप में डिवाइड होकर अलग अलग टाइम और अलग अलग लोकेशन में चले जाते हैं। अब टोनी, कैप्टन अमेरिका, आंट-मैन और हल्क आ जाते हैं 2012 के न्यूयॉर्क बैटल में, क्योंकि उस टाइम वहाँ न्यूयॉर्क में 3 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, जिसमें कि एक था टेसरेक्ट क्यूब जिसमें था स्पेस स्टोन, एक था सेप्टर जिसके अंदर था माइंड स्टोन और तीसरा था टाइम स्टोन जो कि था एंशिएंट वन के पास। एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज की गुरु होती है। अब यहाँ गाइस हल्क आ जाता है एंशिएंट वन के पास टाइम स्टोन लेने, लेकिन वो उसे मना कर देती है और समझाती है कि अगर तुम इसे फ्यूचर में लेकर जाते हो तो इससे कई अलग अलग टाइमलाइंस क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन तभी ब्रूस उनको समझाता है कि अगर हम स्टोन्स का यूज़ करके और उन्हें दोबारा से उसी जगह और उसी समय पर रख दें तो कुछ बदलेगा ही नहीं। लेकिन एंशिएंट वन ब्रूस को मना कर देती है और तभी ब्रूस उनको बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को अपनी मर्जी से टाइम स्टोन क्यों दिया। तब एंशिएंट वन को यह लगता है कि यह डॉक्टर स्ट्रेंज की गलती नहीं बल्कि उनका मास्टरमाइंड था और फिर एंशिएंट वन ब्रूस बैनर को टाइम स्टोन दे देती है। अब रॉकेट और थॉर चले जाते हैं 2013 के एसगार्ड में रियलिटी स्टोन लेने, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड जेन की बॉडी में लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ थॉर अपनी माँ से भी मिलता है और तभी रॉकेट मौके का फ़ायदा देखकर जेन की बॉडी से रियलिटी स्टोन निकाल लेता है। तभी थॉर आते वक्त अपना पुराना हथियार म्योनिर भी ले लेता है। इधर टोनी और स्कॉट टेसरेक्ट क्यूब लेने जाते हैं, पर वहाँ पुराने वाले हल्क की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और लोकी इस मौके का फ़ायदा देख टेसरेक्ट क्यूब को लेकर गायब हो जाता है। इधर कैप्टन अमेरिका अपने पास्ट वाले कैप्टन अमेरिका से मिलता है और इन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि पास्ट वाला कैप सोचता है कि यह लोकी है और अपना भेस बदल कर आया होता है। इसके बाद जैसे तैसे कैप्टन सेप्टर यानी कि माइंड स्टोन लेने में कामयाब होता है। तो अब हल्क और कैप अपने साथ टाइम स्टोन और माइंड स्टोन लेकर आ जाते हैं, पर टोनी और स्कॉट लैंग अपने मिशन में फेल रहते हैं। इसके बाद टोनी और कैप्टन अमेरिका यह डिसाइड करते हैं कि वह फ्यूचर में ना जाकर पास्ट में 1970 में जाएंगे, जहां उनको पिम पार्टिकल्स और टेसरेक्ट क्यूब दोनों मिल जाते हैं। अब टोनी और कैप्टन अमेरिका आ चुके होते हैं 1970 में एक खुफिया अड्डे में, जहां टोनी कामयाब हो जाता है टेसरेक्ट क्यूब लेने में। यहाँ कैप्टन अमेरिका कुछ एक्स्ट्रा पिम पार्टिकल्स ले लेते हैं जो कि उनको उस टाइम उनकी नीड भी होती है। अब कहानी आती है नताशा और क्लिंट के पास, जो कि वहाँ 2014 वॉर मीड प्लैनेट पर जाते हैं, जहाँ की सोल स्टोन होता है। वहाँ उनकी मुलाकात होती है रेड स्कल से, जो कि गेट कीपर होता है सोल स्टोन का। यहाँ उनको यह पता चलता है कि सोल स्टोन की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि उनको आत्मा के बदले आत्मा देनी पड़ेगी। तब यह दोनों आपस में लड़ाई करते हैं अपनी कुर्बानी देने के लिए, क्योंकि यह दोनों बहुत समय से एक अच्छे दोस्त होते हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में प्यार भी करते हैं। तब क्लिंट डिसाइड करता है कि वो अपनी कुर्बानी देगा, पर नताशा अपनी जान देकर खुद को कुर्बान कर देती है और फिर क्लिंट को सोल स्टोन मिल जाता है। अब एवेंजर्स की लास्ट टीम नेबुला और रोडी आते हैं 2014 मोराग ग्रह में, जहाँ की पावर स्टोन होता है। वहाँ वे पीटर क्विल को बेहोश करके उससे पहले ही पावर स्टोन ले लेते हैं, पर जब यह दोनों अपने समय में वापस जा रहे होते हैं तब रोडी तो चला जाता है पर नेबुला नहीं जा पाती।
क्योंकि नेबुला एक ह्यूमनॉइड होती है जिसका दिमाग मशीन से बना होता है, तो वह पास्ट की नेबुला से कनेक्ट हो जाता है और जिसकी वजह से थैनोस अपने खुद का ही फ्यूचर देख लेता है। यहाँ थैनोस फ्यूचर वाली नेबुला से टाइम ट्रैवलिंग वाला डिवाइस छीन लेता है और अपने साथी इबोनी की मदद से उस टाइम ट्रैवलिंग वाले डिवाइस को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करवाता है जिससे थैनोस अपनी पूरी आर्मी के साथ फ्यूचर में आ सकता है। अब यहाँ सारे एवेंजर्स अपना काम कंप्लीट करके अपने टाइम में वापस आ चुके होते हैं, पर यहाँ फ्यूचर वाली नेबुला की जगह पास्ट वाली नेबुला आ जाती है और यहाँ क्लिंट सबको नताशा के बारे में बताता है, जिससे कि सभी एवेंजर्स बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। अब टोनी एक न्यू गाउंटलेट बनाता है और उसमें सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को फिट कर देता है। अब सभी ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि गाउंटलेट कौन पहनेगा। तभी हल्क कहता है कि इस गाउंटलेट को सिर्फ मैं पहन सकता हूँ, क्योंकि इसकी रेडिएशन को सिर्फ मैं ही झेल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही हल्क उस गाउंटलेट को पहनता है और उसे यूज़ करता है, उसकी हालत ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि हल्क थैनोस जितना पावरफुल नहीं होता। पर जैसे तैसे हल्क चुटकी बजा ही देता है और सभी धूल बने लोगों को वापस लेकर आता है। जैसे ही हल्क स्नैप करता है, उसके तुरंत बाद हॉकाई को उसकी वाइफ की कॉल आती है, जो कि 5 साल पहले धूल बल के मर चुकी होती है। इसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि अब वो लोग वापस आ चुके हैं। इससे पहले कि ये लोग संभलते, तभी थैनोस, जो कि पास्ट से फ्यूचर में आया हुआ होता है, वो इन सब पर अटैक कर देता है। ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि एवेंजर्स का पूरा हेडक्वार्टर ही खत्म हो जाता है। गाइस, इस बार थैनोस इतने गुस्से में था कि उसने यह डिसाइड कर लिया था कि वह इस बार इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर देगा और उससे एक नया यूनिवर्स बनाएगा। इधर पास्ट की गमोरा फ्यूचर की नेबुला का साथ देती है और पास्ट वाली नेबुला को मार देती है। दोस्तों, अब होती है एक ज़बरदस्त लड़ाई की शुरुआत, जहां टोनी, कैप्टन अमेरिका और थॉर टूट पड़ते हैं थैनोस पर थैनोस को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ थैनोस उन तीनों पर भारी पड़ जाता है और एक एक करके तीनों को घायल कर देता है। तभी वो थॉर को मारने ही वाला होता है कि कैप्टन थॉर का म्योनीर यानी कि थॉर का हैमर उठा लेता है, जिसको कि वो ही उठा सकता है जो वर्दी होता है। आज से पहले यह हैमर सिर्फ थॉर ही उठा सकता था, लेकिन इस बार कैप्टन ने यह हैमर उठा के यह साबित कर दिया कि कैप्टन भी वर्दी है। इसके बाद कैप्टन और थैनोस के बीच एक ज़बरदस्त फाइट सीन होती है, जो कि हमें मूवी में देखने को मिलती है। कैप्टन बहुत हद तक थैनोस को टक्कर दे देता है, लेकिन इसके बाद थैनोस बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कैप्टन को बहुत बुरी तरीके से मारता है। अब थैनोस तीनों एवेंजर्स को घायल करने के बाद अपनी पूरी आर्मी के साथ एवेंजर के सामने खड़ा होता है। और अब गाइस, इस मूवी का एक आइकॉनिक सीन आता है जब सभी एवेंजर्स, जो कि 2018 में धूल बन चुके होते हैं, वो सभी एक एक करके सामने आ जाते हैं, क्योंकि जब हल्क ने चुटकी बजाई होती है तब वह सभी जिंदा हो चुके होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज को यह पहले से पता होता है कि फाइनल बैटल कहाँ होगा, इसलिए वो सभी एवेंजर्स को एक साथ लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ टोनी, कैप्टन और थॉर लड़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर देख रखा होता है, जो कि हमें इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिलता है। अब यहाँ एक तरफ होती है एवेंजर्स की आर्मी और दूसरी तरफ होती है थैनोस की आर्मी। तो गाइस, इस बार थैनोस का ये प्लान होता है कि वो न्यू गॉन्टलेट को हासिल करे और वो पूरे ब्रह्मांड को धूल में मिला दे। जहाँ उसने पिछली बार इस यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को ख़त्म किया था, इस बार उसका प्लान होता है कि वो इस यूनिवर्स को पूरा ही ख़त्म कर देगा और उससे एक नया यूनिवर्स बनाएगा जहाँ के लोग उसकी पूजा करेंगे। लेकिन एवेंजर इस बार थैनोस को मारना चाहते हैं ताकि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। तो गाइस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, लेकिन एंड में थैनोस उस गॉन्टलेट को हासिल कर लेता है और तभी कैप्टन मार्वल उससे गॉन्टलेट छीनने वाली होती है, लेकिन थैनोस उसको भी घायल कर देता है। अब जहाँ सबको ये लग रहा था कि थैनोस को इस बार भी कोई नहीं रोक सकता, और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को इशारा करते हैं कि यही वो एक टाइम है
जब वो थैनोस से जीत सकते हैं। और टोनी भी इस बार पूरे प्लान के साथ आया होता है, क्योंकि पिछली बार इन्फिनिटी वॉर में सभी एवेंजर्स मिलके थैनोस से उसका गाउंटलेट छीन रहे थे, यानी कि उसके हाथ से उसका गाउंटलेट निकाल रहे थे। पर इस बार टोनी ने वैसा कुछ नहीं किया। टोनी ने इस बार उसका गाउंटलेट ना छीनकर बल्कि उसमें से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स निकाल लिए थे, जो कि उसने अपने आयरन मैन सूट में फिट कर लिए थे, क्योंकि टोनी इस बार पूरे प्लान के साथ आया होता है और उसने इस बार अपने आयरन मैन सूट में गाउंटलेट तैयार कर रखा था। थैनोस को इस बारे में कुछ नहीं पता होता और जब वो स्नैप करता है तब उससे कुछ भी नहीं होता, और जब वो अपना गाउंटलेट चेक करता है तब उसमें एक भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं होते। लेकिन टोनी इस बार स्नैप करने में कामयाब होता है और जैसे ही वो स्नैप करता है इस बार थैनोस की पूरी आर्मी धूल बन जाती है और खुद थैनोस भी धूल बन जाता है। टोनी जो कि एक नेचुरल ह्यूमन होता है, तो गाइस इसलिए वो उन इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर झेल नहीं पाता और एंड में वो पूरे यूनिवर्स को बचाकर खुद मर जाता है। गाइस ये सभी मार्वल फैन के लिए सबसे इमोशनल सीन होता है। इसके बाद सभी एवेंजर्स टोनी के फ्यूनरल पर आते हैं। थॉर अब वैल्किरी को एसगार्ड की जिम्मेदारी सौंपकर खुद गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम के साथ स्पेस में चला जाता है। इसके बाद जैसे कि एवेंजर्स ने यह डिसाइड किया था कि वह सारे स्टोन्स को काम पूरा होने के बाद उन्हें उसी टाइम और उसी जगह पर रख देंगे जहां से वो लेकर आए हैं, इसलिए कैप्टन अमेरिका सभी स्टोन्स को अपनी जगह रखने के लिए जाते हैं पास्ट में, जिसमें कि इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ थॉर का म्योनिर भी होता है। कैप्टन पास्ट में चला तो जाता है लेकिन वो वापस नहीं आता, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कैप्टन अमेरिका 70 साल बर्फ़ में दब गए थे, इसलिए वो अपनी पूरी लाइफ नहीं जी पाए थे। तो जैसे ही वो सभी स्टोन्स और म्योनिर को अपनी जगह रखते हैं, उसके बाद फ्यूचर में ना आकर वह उसी टाइम में रुक जाते हैं, जिससे कि अब एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो चुकी है और हमारे मेन यूनिवर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जब कैप बूढ़े हो जाते हैं तब वो वहीं आते हैं जहां वह 2023 में पास्ट में स्टोन्स रखने जा रहे थे। अब उन्होंने अपने फ्रेंड सैम विल्सन यानी कि फाल्कन को अपनी कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड दी और उनको अगला कैप्टन अमेरिका बना दिया। इससे हमें ये पता लगता है कि कैप्टन जब पास्ट में गए तब उन्होंने अपनी लाइफ अच्छे से बिताई। तो गाइस मूवी के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका अब पास्ट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहे होते हैं और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।